नाउ लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। भाई देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो तुम्हें आता ही है, तुम लिखते भी आ रहे हो, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं इन सब में लिखते ही आए हो, है ना। तुमको अगर मैं कहता था कि, या तुम्हारे टीचर्स कहते थे कि भाई अगर सोडियम का लिखना है तो तुम कैसे लिखते थे, के में 2 भरते थे, ठीक है, एल में 8 भरते थे, याद आ रहा है कुछ? ऐसा ही तो होता था भाई। ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया और ये तुम्हारा केस शेल हो गया, ये एल और ये एम और ये एन, इस तरीके से होता था ना। कि के में 2 भरते थे मैक्सिमम, एल में 8, एम 18, है ना, इस तरीके से भरते थे। तो अगर मैं बोलता तुम्हें एन का, तो एन का क्या होता था, के 2, एल 8, एम 1, ऐसे तो भरते थे ना, इस तरीके से कुछ लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, तुम्हारे पास शेल्स थे, है ना, सिर्फ शेल्स थे, उन्हीं शेल्स में आपको भरना होता था, है ना। उसके अलावा और कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था इलेक्ट्रॉन। भाई इलेक्ट्रॉन इसमें एग्जिस्ट करेगा या इसमें एग्जिस्ट करेगा, इसके बीच में कहीं कहीं एग्जिस्ट करने का उसका मतलब ही नहीं बनता। तो जितने इसमें आ सकते हैं उतने भर दिए, उसके बाद इसमें भरो, फिर जितने इसमें आ सकते हैं फाइनली उतने भरे, फिर उसके बाद इस पर आ जाओ, है ना, इस तरीके से होता था। तो यहाँ पर एनर्जी लेवल्स जो थे वो लाइक मेन एनर्जी लेवल्स थे। लेकिन अगर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात करें, एक सेकंड, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग डाल लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िग, ठीक है। इसमें पहला पार्ट जो है वो है रूल्स, या यूँ कह लो इसका रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये तुम्हें क्लियर हो गया कि ये कैसे भरा जाता है। लेकिन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में अब एक ही प्रिंसिपल एनर्जी शेल नहीं होता या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल ही नहीं होता, उसमें और एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, है ना, ये पता है कि नहीं, उसमें और एनर्जी लेवल्स भी होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होंगे, तुम्हारे एनर्जी लेवल्स जो शेल्स होते हैं वो एनर्जी लेवल्स होते हैं, और उनके सब एनर्जी लेवल्स जिनको हम सब शेल कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स क्या क्या हुए, एन और एल। याद आया मैंने क्या कहा था कि एन और एल जो होते हैं ये दोनों मिलके तुम्हारे एनर्जी बताते हैं, किसी भी बताते हैं, ठीक है, बताते हैं ऑर्बिटल की, किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी बताते हैं। ये बात हुई थी कि नहीं हुई थी, या किसी भी सबशेल की समझ लो अभी के लिए, किसी भी सबशेल की एनर्जी ये दोनों के दोनों बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि ऑर्बिटल की एनर्जी, तो ये डिपेंड करेगा कि वो किस शेल या किस सबशेल में है, ठीक। ये चीज़ मैं तुम्हें कल भी बता चुका हूँ, डिजेनरेट नाम से मैंने बताया था कि अगर किसी भी सबशेल के अंदर के ऑर्बिटल्स की बात करोगे तो उन सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। जैसे अगर मैं 2p की बात करता हूँ, 2p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं, उन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होगी, है ना। तो ऑर्बिटल्स के केस में क्या है, सेम एनर्जी, सेम ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल, ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब शेल हैज़ सेम एनर्जी, ठीक है नहीं। तो ये ध्यान रखना है, एनर्जी अगर किसी भी सबशेल की बात की जाएगी तो वो एन और एल के द्वारा ही डिफाइन की जाएगी, ठीक है। तो गॉट इट। अच्छा, अब अगर हमें इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो कॉन्फ़िगरेशन हम यूजुअली लिखते हैं इस तरीके, देखो एन और एल की बात हो रही है, एन और एल को डिफाइन करता है। जैसे अगर मैं 1s लिखता हूँ तो ये एन और एल की दोनों की वैल्यू बता रहा है अपने आप से, ठीक है। अगर मैं 2s लिखता हूँ तो ये अपने आप से एन और एल की वैल्यू बता रहा है। अगर मैं 2p लिखता हूँ तो ये भी अपने आप से एन और एल की वैल्यू बता रहा है। तो इसमें जब भी हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो हम कैसे भरते हैं कि भाई एस सबशेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है, तो हम इसमें एट मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे भर देंगे, बाकी वालों में कुछ नहीं होएगा, ठीक है। तो ये भरने का जो तरीका है उसमें अगर तुम ध्यान से देखो तो हम इस तरीके से भर रहे होते हैं इसको। एक जेनेरिक टर्म जो होता है ये होता है, एन बताता है तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो एल जो है ये सबशेल बता रहा होता है, ठीक है, सबशेल बता रहा होता है, या अज़ाइमुथल क्वांटम नंबर बता रहा होता है। और ये कौन सा क्या बता रहा होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द सबशेल, ठीक है। तो क्या बताया मैंने कि भैया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एन और एल पे डिपेंड कर रही होती है वैल्यू, है ना, एनर्जी की, ठीक। ये कैसे करेगी अभी मैं बताऊंगा। और ये बता रहा हूं कि ऑर्बिटल्स में एक ही सबशेल के ऑर्बिटल होंगे तो उनकी एनर्जी हमेशा इक्वल होगी, अगर डिफरेंट सबशेल्स के होंगे तो अलग होगी, क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में हम लिखते हैं, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। आर वी क्लियर अबाउट दिस, ठीक है जी। तो इसका जो पहला रूल है दैट इज कॉल्ड, अच्छा ओके, एक चीज़ और रह गई यार, इसको कब कराएंगे, I don't want to do it as a part of this, ये क्यों रह गया,
ठीक है, इसको यहीं पे 1 मिनट रोक दो, ठीक है। अगर तुमने लिखा नहीं है अभी तक तो जो मैं ये बता रहा हूँ इसे जस्ट स्पिन क्वांटम नंबर के बाद लिख लेना, ठीक है, जल्दी से लिख लेना इसको। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बस लिखने वाले काम है, इसको तुम अपने आप से जान जाओगे। अगर मैं लिखता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, ठीक है, तुम्हें पता है ये लिखवा चुका हूँ 2n², ठीक है। मैक्सिमम सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल कितना होता है n², ठीक है, नहीं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल, नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल, किसी एक शेल में कितने ऑर्बिटल सब शेल्स होते हैं n, ठीक है जी। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब शेल, किसी सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 2l+1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट, किसी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट मैक्स 2, ये ध्यान रखना। ये एक रूल भी अभी आएगा, इनफैक्ट इसी का पार्ट बन के आएगा, ठीक है जी। अच्छा, और नेक्स्ट इज अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ एल के टर्म्स में, ठीक है। तो देखो भाई, किसी भी ऑर्बिटल में नहीं, किसी भी सबशेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं 2l+1, ठीक है। किसी भी सबशेल की बात कर रहा हूँ, क्लियर होगी बात। अच्छा, उस सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे फिर 2 × नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, इतना क्लियर है, ठीक है। अच्छा, किसी भी शेल के अंदर नंबर ऑफ सबशेल्स कैसे आते हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स होते हैं l = 1 से लेकर n-1 तक। तो अगर तुम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ये 2 है भाई, हाँ ये 2 है, ये z नहीं है, ये 2 है, ठीक है। और ये l की वैल्यू 1 से लेकर n-1 तक वेरी कर रही है, ठीक है। अगर तुम इसको कैलकुलेट कर लोगे तो तुम्हें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट या किसी भी शेल में, ऑर्बिट का मतलब यहाँ पे ऑर्बिट का मतलब शेल है। अगर मैं ऑर्बिट यूज़ कर रहा हूँ या कहीं पे वर्ड यूज़ हुआ है बुक में, क्वेश्चन में ऑर्बिट यूज़ हुआ है इन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में ऑर्बिट का मतलब शेल होगा। क्लियर होगी बात, क्योंकि ऑर्बिट डिफाइन नहीं होता, बट वी स्टिल यूज इट। गॉट इट। तो लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन दिस, क्विक एंड फास्ट, ठीक है। फर्स्ट इज नंबर ऑफ, या ऐसा करते हैं, इससे कर लेते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल, नहीं सॉरी पी शेल, नॉट पी सब शेल, पी शेल, ठीक है। सेकेंड वन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल, ठीक है जी। फिर थर्ड इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, ठीक है। और फिर है फोर्थ नंबर ऑफ सब शेल्स इन पी शेल, और लास्ट है फिफ्थ नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन पी शेल, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब देखते हैं भाई, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, पी शेल लिखा है। अब पी शेल कौन सा होता है, ये ध्यान से अगर तुम देखो तो मैंने कैपिटल भी लिखा है। तो पी शेल कौन सा होता है, KLMN, यहाँ तक हमने पढ़ाई है, ओवर पी ये वाला। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, एन की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6 हो गई। तो यहाँ पे पी शेल के लिए जो वैल्यू हो गई एन की वो 6। तो हम कह रहे हैं 6th शेल की बात हो रही है यहाँ पे, 6th शेल की। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा 2n² होता है, तो 2 × 6 का स्क्वायर 72, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल, पी सब शेल क्या होता है, ठीक है। पी सब शेल में मतलब l = कितना हो गया 1, ठीक है। पी सब शेल वो स्मॉल एल, जो ये स्मॉल पी है, ठीक है। किसी भी सबशेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है तो एल है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे 2 × l+1, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 3 and 6, ठीक है जी, ये 6 हो गए। अच्छा, अब क्या आ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल, किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं होते हैं, ठीक। नंबर ऑफ सबशेल्स इन पी शेल, पी शेल का मतलब हो गया n = 6, तो n = 6 हो गया, तो सबशेल्स कितने हो जाएंगे इसमें 6, सिंपल इनफ, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, किसी भी, ये पी शेल की बात कर रहा है, मतलब n = 6, किसी भी शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितना होता है n² के इक्वल, तो यहाँ पे n कितना है 6, ठीक है। तो ये जो है, जो मैंने बताया, इसको नोट डाउन करके और तब हम यहाँ से इसको, ये चीज़ नोट डाउन करना, जो मैं आगे बता रहा हूँ वो करना, ठीक है। तभी मैं कह रहा था कुछ मिसिंग सा है। एनीवे, सो वी कॉट अ होल्ड ऑफ दिस। अब बात करते हैं कि इनको रूल्स फॉर राइटिंग, ये बेसिक तो समझ में आ गया तुम्हें कि किस तरीके से लिखना है और किन चीज़ों पे क्या चीज़, मतलब क्या किन चीज़ों पे एनर्जी डिपेंड कर रही है, छोटी छोटी मोटी चीज़ें हैं। अब व्हाट यू नीड टू डू इज, यू नीड टू फर्स्ट लुक एट
द ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ठीक है, ये रूल है, ये पहला रूल है। फर्स्ट रूल इज ऑफ बाउ प्रिंसिपल। ये ऑफ बाउ एक जर्मन वर्ड है, ठीक है, जर्मन वर्ड जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप। ठीक है, बिल्डिंग अप, ठीक है जी। और बिल्डिंग अप का मतलब क्या हुआ? बनाना, है ना, नॉट बनाना केला नहीं, किसी चीज़ को बिल्ड करना, उसको क्रिएट करना, बनाना उसको। ठीक है, तो अगर तुम ध्यान से देखो किसी भी बिल्डिंग को तुम कैसे बनाते हो, पहले उसकी नींव रखते हो, उसकी फाउंडेशन रखते हो, फिर उसमें ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर इस तरीके से होता है ना। तो हमेशा लोअर लेवल से तुम हायर लेवल तक जाते हो। तो सेम वे इसमें भी होता है, इसमें भी तुम लोअर एनर्जी लेवल से, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल, ठीक है, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक जाएगा। क्लियर है? अब वो कैसे भरा जाएगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन, ये इसकी काइंड ऑफ डेफिनेशन है, प्रिंसिपल लिख लो। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स की के ऑर्डर में भरा जाता है। ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, दैट मीन्स द लोएस्ट एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट, दैट मीन्स द लोएस्ट एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट एंड देन द हायर एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड अप। ठीक है ना, तो हमने क्या बोला कि भाई बिल्डिंग अप हो रही है तो हमेशा नीचे से ऊपर तक जाएगा, तो पहले लोअर एनर्जी वाले भरेंगे फिर हायर एनर्जी लेवल। तो ये लोअर एनर्जी हायर एनर्जी का मतलब क्या हुआ भाई? ऐसे कुछ एनर्जी लेवल्स होंगे ना, ये इस तरीके से होंगे, ऐसे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर तो कंसिडरिंग कि इसकी एनर्जी इससे इन सबसे लो है, तो सबसे पहले ये भरा जाएगा, फिर उसके बाद ये भरा जाएगा, फिर ये भरा जाएगा, फिर ये भरा जाएगा, फिर ये भरा जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एनर्जी लेवल्स किसका कम है और किसकी एनर्जी ज़्यादा है? ठीक है, तो लिखो टू नो the relative energies of different energy levels। यहाँ पे एनर्जी लेवल्स क्या है? एक तो बड़े एनर्जी लेवल्स हैं शेल्स, उन शेल में भी सब शेल्स हैं, है ना, तो बहुत सारे हमारे पास एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक, तो उसमें लिखो टू नो द रिलेटिव एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो नो द एनर्जी लेवल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स वी यूज द n+l रूल। ठीक है जी, तो यहाँ पर इसका जो एक सब पार्ट आता है उसको हम कहते हैं n+l रूल। ठीक है जी, तो तुम देख चुके हो कि n+l रूल, देखो ये जो n और l है, मैंने क्या कहा था कि ये दोनों एनर्जी बताते हैं और उन दोनों को ही यूज़ कर रहे हैं हम टू डिसाइड दी रिलेटिव एनर्जीज ऑफ दी ऑर्बिटल्स, है ना। ठीक है, अब कहाँ पे थे? हाँ, तो इसमें पहला केस आता है अगर n+l वैल्यू जो आ रही है किसी भी ऑर्बिटल के लिए या किसी भी सब शेल के लिए, इनफैक्ट ऑर्बिटल के लिए तो नहीं आती, सब शेल के लिए ही आती है। n+l वैल्यू अगर आ रही है तो वो डिफरेंट हो गई। अगर वो दोनों डिफरेंट हुई तब क्या होगा? अगर डिफरेंट हुई तो उसमें लिखो द वन, ऐसे लिखना है इससे लिखने के लिए, द वन विद द लोअर वैल्यू ऑफ n+l, द वन विद द लोअर वैल्यू ऑफ n+l विल हैव लोअर एनर्जी, है ना। तुम्हें दो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, डू वी हैव एन एग्जाम्पल? 1s 2s, लेट्स से हमारे पास 1s है और 2s है। ठीक है, ये सबशेल हो गया, एक ये सबशेल हो गया। ठीक, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसके लिए n+l वैल्यू क्या है? 1+0 और ये क्या है? 2+0। तो इसके लिए n+l वैल्यू 1 आ रही है, इसके लिए n+l वैल्यू 2 आ रही है। तो यहाँ से देख के सिंपल हमें पता चल गया दैट एनर्जी ऑफ 1s इज लोअर देन दैट ऑफ एनर्जी ऑफ 2s। ठीक है, क्या बोल दिया मैंने? the subshell for which the value of n+l is lower has lower energy, the subshell for which the value of n+l is lower has lower energy। ठीक है, hence that orbital will be filled first। तो इन दोनों में से कौन सा फील्ड होगा? ये पहले फिल होगा। क्लियर होगी बात? ठीक है, इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। 2s 2p 4s 3d। अगर मैं 2s और 2p की बात कर रहा हूँ या 4s और 3d की बात कर रहा हूँ, तो तुमको मैं ध्यान से देखो, n और 0, ये सॉरी 2 और 0 2 आ गया, ये 2 और 1 3 आ गया, तो इन दोनों में किसकी होगी? इसकी लोअर होगी। इसमें देखो 4 और 0 4 हो गया, ये 3 और 2 5 हो गया, इसमें इसकी लोअर है। तो किसी में भी सबकी वैल्यूज़ जो आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, तो जिसकी छोटी है उसकी एनर्जी कम है। अच्छा, दूसरा जो यहाँ पे एक केस बन सकता है वो है कि n+ वैल्यूज़ जो है वो सेम है, n+l वैल्यूज सेम है। अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा? तब तुम कहोगे सर इनकी तो एनर्जीज सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, इसमें फिर हम एक और लेवल पे आ जाते हैं, विच इज़ जैसे n+ लिखो, इफ़ n+l वैल्यूज ऑफ 2 ऑर्बिटल्स, इफ़ n+l वैल्यूज ऑफ 2 ऑर्बिटल्स आर सेम,
if n plus l values of two orbitals are same, the one having lower value of n has lower energy. अगर दो की n plus l वैल्यू सेम आ जाती है, उनमें उन दोनों ऑर्बिटल्स में या उन दोनों सबशेल्स में हम उनके n की वैल्यू को कंपेयर करेंगे, जिसकी लोअर होगी वो कम एनर्जी वाला होगा और वो पहले भरा जाएगा. ठीक है. द वन विद लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव लोअर एनर्जी एंड इट विल बी फिल्ड अप फर्स्ट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे डू वी हैव, यस वी हैव एन एग्जाम्पल 2p एंड 3s. 2p एंड 3s. ठीक है. अगर मैं 2p एंड 3s की बात करूँ तो इसमें n प्लस एल वैल्यू क्या आ रही है 3, इसमें भी 3 आ रही है, 3 प्लस 0 आएगी. तो अब इन दोनों में n प्लस एल वैल्यू सही है, सेम आ गई. ठीक है, इक्वल है. लेकिन इसमें n की वैल्यू दोनों की डिफरेंट है. तो किसकी छोटी है? इसकी छोटी है, इसकी बड़ी है. तो अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो E ऑफ 2p विल बी लेस देन E ऑफ 3s. ठीक है. तो ये पहले भरेगा, ये बाद में. क्लियर. अच्छा, 4p 3d 5s, 4p 3d और 5s मान लो ये है. ठीक है. तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 इनफैक्ट ऐसे कर लेते हैं 4p 3d. इन तीनों में वैल्यू देखो 3 + 2 5, 4 + 1 5, 5 + 0 5. तो ये तीनों की वैल्यूज़ इक्वल आ गई, n प्लस एल वैल्यूज़. n इसका सबसे ज़्यादा है, इसका कम है, फिर इसका कम है. तो अगर मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा E 3d इज़ लेस देन E ऑफ 4p इज़ लेस देन E ऑफ 5s. तो ये सबसे पहले भरेगा फर्स्ट, देन सेकंड एंड देन थर्ड. तो सबसे पहले ये भरेगा, फिर ये भरेगा, फिर ये भरेगा. आर वी क्लियर अबाउट दिस? कूल है जी. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल जल्दी से. इस वाले को तुम करोगे 6p 5d 7s 4f. ठीक है. क्या है नेक्स्ट एग्जाम्पल? 4f 5d 6p और 7s. इसकी अगर मैं बात करूं, इसमें तुम्हें क्या करना है, इनकी एनर्जीज के अनुसार इसको लगाना है. ये तुम्हारा होमवर्क हो गया. ठीक है. इसको मैं मिटा रहा हूँ. ये तुम्हारा अब प्रिंसिपल है. अब इसको समराइज़ कर देते हैं एक अच्छे तरीके से, ताकि तुम्हें एक तरीका मिल जाए इसको याद रख पाने का. ठीक है. तो इसको याद रख पाने का एक तरीका है, मैंने सब कुछ लिखवा तो दिया. एंड सो ऑन एंड सो ऑन. ठीक है जी, वी हैव ऑलरेडी डन दिस. ठीक है. तो इसका एक मैप होता है. ठीक है. ये मैप कैसा होता है देखो, n = 1. अगर यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ इसको ध्यान से देखना. तुम्हारा जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल का शेप कुछ इस तरीके से होता है, याद है? यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, यहाँ हीलियम होता है. कुछ थोड़ा बहुत याद आ रहा हो शायद. ठीक है. 4 5 6 7. तो यहाँ पे n = 1 ये होता है, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6 एंड n = 7. ये जो n वैल्यूज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज़ हैं. ठीक है. और इसी को हम, ये जो ये यहाँ पे लिखे जा रहे हैं ये सारे के सारे, इनको हम पीरियड्स कहते हैं. ठीक है जी, इनको हम पीरियड्स कहते हैं. नेक्स्ट चैप्टर में यही आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा एक यहाँ पे टच कर रहा हूँ. इसको पीरियड्स कहते हैं. इनको, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इनको पीरियड्स कहते हैं. क्लियर होगी बात? तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6, n = 7. ठीक. इसी तरीके से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. अगर n = 2 है, सॉरी n = 1 है, तो यहाँ पर भाई जो ऑर्बिटल होगा कौन सा होगा, सॉरी सबशेल होगा कौन सा होगा, 1s. ठीक है जी. अच्छा, n = 2 है तो यहाँ पे 2s और 2p होंगे. n = 3 है, n = 4 है, n = 5 है, n = 6 है, n = 7 है. ठीक है. यहाँ पे क्या हो गया, 2s 2p, यहाँ जाएगा 3s 3p 3d, यहाँ हो जाएगा 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f. ठीक है. 6s 6p 6d. 6f एग्जिस्ट करेगा, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई एलिमेंट ही नहीं है उसका, तो मैं इसको लिख भी नहीं रहा हूँ. ठीक है. 7th क्या हो जाएगा, 7s 7p 7d भी के भी कोई एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए मैं वो लिख नहीं रहा हूँ. अब अगर तुम ध्यान से देखना चाहो तो इसमें क्या होगा, इसकी n प्लस एल वैल्यू बताओ मेरे को ज़रा, क्या आएगी? 1 + 1 1 + 0 0, सॉरी 1 + 1 1 + 0 = 1, 2 + 0 2. ये कितनी आ जाएगी? 2 + 1 3. इसकी कितनी आ जाएगी? 3. इसकी 3 + 1 4, इसकी 3 + 2 5. अरे भाई. ठीक है. ये क्या हो जाएगी, इसकी 4 आ जाएगी, इसकी 5 आ जाएगी, इसकी 6 आ जाएगी, इसकी 7 आ जाएगी, इसकी 5, इसकी 6, इसकी 7, इसकी 8, इसकी 6, इसकी 7, सॉरी नहीं, हाँ 7, इसकी 8, इसकी 7 और इसकी 8. ठीक है. तो ये आ गया है ना. तो इस तरीके से मैपिंग
ये शुरुआत के लिए है, यूजुअली याद रह जाती है तुमको चीज़ें, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, इसको भरने का तरीका मैंने क्या बताया था, सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला भरेगा। इन सब में सबसे कम n+l वैल्यू किसकी है, इसकी है, सबसे पहले ये भरेगा, ठीक है, सबसे पहले ये भरेगा। तो मैं ऐसे करके उसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले ये भरेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद किसकी है, किसके लिए n+l वैल्यू सेकंड है, 2 है, फिर 3 है, तो 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो पहले ये वाले भरेंगे, फिर 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 ये वाले भरेंगे। क्लियर है। तो n+l वैल्यू के हिसाब से ये इनका सीक्वेंस हो गया। लेकिन इसमें क्या है, n+l वैल्यू सेम भी तो है कहीं कहीं पे। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो होगा उसको देखो, जब तुम ये भर चुके हो तो तुम ऐसे घूम घाम के इधर आओगे, तब तुम इसको भरोगे। फिर तुम यहाँ से भी भर सकते हो, यहाँ से भी भर सकते हो, लेकिन तुम भरोगे कहाँ से, यहाँ से। क्यों, ऐसे करके घूम के जाना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो 3 और 3 है, इसमें n की वैल्यू कम किसके लिए है, इसके लिए। सेम वे अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें भरना होगा ऐसे पीछे जाके, तो देखो इसमें सबकी 4 4 है, दोनों की 4 4 है, लेकिन n किसका छोटा है, इसका। इस तरीके से इसको भी तुम ऐसे करके भरोगे, इसमें भी तुम ऐसे करके भरोगे, इसमें भी तुम ऐसे करके भरोगे, इसमें भी तुम ऐसे करके भरोगे। तो इसमें भी 5 देखो, 5 तो तीनों की है, लेकिन सबसे कम इसकी है, फिर इसकी है, फिर इसकी है। 6 तो चारों की, तीनों की है, इसमें सबसे कम n इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है। फिर यहाँ पे 7 7 7 7, यहाँ पे n सबसे कम इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, इस तरीके से। तो दिस इज योर मैप, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मैप हो गया, ठीक। अभी मैं तुम्हें एक सीक्वेंस दे रहा हूँ, इसी को सीक्वेंस में लिखना होगा अगर तुम्हें, क्योंकि तुम हमेशा ये मैप नहीं बनाते, तुम लिखते किस तरीके से हो वो देखो। यू राइट इट लाइक दिस। तुम्हें अगर लिखना होगा कॉन्फ़िगरेशन तो इस तरीके से लिखते हो। सबसे पहले लिखोगे 1s, ठीक है। इसकी जो भी, इसके ऊपर जो भी तुम्हें सुपरस्क्रिप्ट डालना हो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, जो भी है। फिर 2s आएगा, फिर 3s, सॉरी 2s 2p आएगा, ठीक है। फिर 3s आएगा, फिर 3p आएगा, ठीक है। 3s 3p आएगा, फिर 4s आएगा, ये कॉमा भी नहीं लगता है इसमें, ठीक है। 4s आएगा, फिर 3d आएगा, फिर 5p आएगा, 5p कह रहा हूँ, सॉरी 4p आएगा, नॉट 5p, 4p आएगा, फिर 5s आएगा, फिर 4d आएगा, ठीक है। फिर 5p आएगा। इस तरीके से तुम लिखते चले जाओगे इसको, ठीक है। पूरे यहाँ तुम कहाँ तक भरोगे इसको, 7p तक, ठीक है। तुम 7p तक इसको कंप्लीट कर देना, कुछ नहीं करना। मैं भी ऐसे लिख रहा हूँ, 1s 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, फिर 4p, फिर 5s। मैं 5s तक 5p तक लिख चुका हूँ, इसके बाकी तुम लिख लेना, ठीक है। क्लियर होगी बात। तो ये तुम्हारा अफबाउ प्रिंसिपल हो गया, ठीक है जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर्स। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट एक, डू वी हैव अनदर थिंग, समथिंग एल्स, ये तो अच्छा तो लास्ट है ना, यप, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बाद में बताएं, नहीं पहले बताते हैं, ठीक है जी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल सबसे पहले लिखो, सेकंड नंबर पे लिखो, मैं सब मिटा रहा हूँ अब। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है, कहता है इसके प्रो लिख लो, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक है, नो टू, इसको लिख लो, इसको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पहले लिख लो। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have the same set of all the quantum numbers or of all the quantum numbers। ठीक है, और करके इसकी डेफिनेशन लिख लो, और करके डेफिनेशन लिख लो, और one can say that no two electrons can occupy, or one can say that no two electrons can occupy the same quantum state। ठीक है, ये चारों के चारों जो n, अरे यार, ये चारों के चारों जो है n l m n, ये चारों के चारों जो हैं वो से, ये सेट एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो है वही दूसरे के लिए नहीं हो सकता। ठीक है, इसे इस तरीके से देखो कि किसी भी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए हमें ये 3 की ज़रूरत होती है। एक ऑर्बिटल यूनिकली इस तरीके से डिफाइन हो जाता है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो 3 वैल्यूज होती है n l m, ये ऑर्बिटल को डिफाइन करने के काम आती है। ठीक है, अब ऑर्बिटल तो आ गया, अब यूँ समझो इस कमरे में, ये बताया था ना, लोकेलिटी, हाउस, रूम एंड देन यू।
तो अब इस कमरे में कितने लोग रह सकते हैं, ठीक है। अगर तुम देखो तो ये 3 वैल्यूज़ तो सेम आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कहूँ एक ही बंदा रह रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक ही बंदा रह रहा है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन अगर मान लो 2 बंदे रह रहे हो, मैं कहता हूँ कि 2 बंदे रह रहे हो, तो कैन दे हैव द सेम वैल्यू ऑफ द फोर्थ क्वांटम नंबर? नो, फोर्थ क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा डिफरेंट आती है। एक की क्या आती है +½ और दूसरे क्या आती है -½ ठीक है ना। तो अगर इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं तो दोनों का स्पिन डिफरेंट होगा, ठीक है। तो 3 वैल्यूज तो सेम आ गई, ये तीनों तो सेम आ गई, लेकिन चौथी क्या हो जाएगी दोनों के लिए? डिफरेंट हो जाएगी, एक के लिए +½ एक के लिए -½ ठीक है। तो अच्छा, क्या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मैं डालूं, मान लो मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन कर दूं, तो n की तो 2 ही, ये n कह रहा हूँ, लिख दिया मैंने, यहाँ पर s होगा, s की तो 2 ही वैल्यू आ सकती है ना, s की तो 2 ही वैल्यू आ सकती हैं। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं, ठीक, ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं s की, इसके अलावा और कोई वैल्यू होती है s की? नहीं। तो या तो +½ होगी या -½ होगी, तो तीसरे की क्या होगी? तो तीसरे के लिए कोई वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, तो थर्ड इलेक्ट्रॉन विल नॉट एग्जिस्ट इन दी ऑर्बिटल। समझ में आया? दोबारा बोल रहा हूँ, NLMS करके 4 का तुमने एक सेट लिख लिया। अगर तुम देखो तो कोई भी ऑर्बिटल को डिफाइन करने के लिए तुम्हारे पास ये तीनों होते हैं, ये तीनों तुम किसी एक ऑर्बिटल के लिए अगर डिफाइन कर दो, अब ये तुम्हारा कमरा आ गया, अब इस कमरे में कितने लोगों को डाल सकते हैं? अगर मैं 1 को डालता हूँ तो हमेशा यूनिक रहेगी ये वैल्यू, लेकिन अगर मैं 2 को डालता हूँ, ठीक है, 2 को डालता हूँ तो क्या होगा? दोनों में NLM के लिए तो वैल्यू सेम रहेगी, लेकिन S की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। क्लियर होगी बात? S की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, एक की +½ होगी, एक की -½ होगी, ठीक। तो ये सेट भी यूनिक होगा, दूसरा सेट भी यूनिक होगा। अच्छा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, क्या इसमें मैं 3 इलेक्ट्रॉन डाल सकता हूँ? तो हमने देखा कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए तो वैल्यूज ऑफ S डिफाइंड है, लेकिन तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, ठीक है, तीसरी वैल्यू ऑफ S डिफाइंड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं बच सकते। तो इसमें लिखो पहले, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, we cannot have more than 2 electrons in any orbital. We cannot have more than 2 electrons in any orbital. ठीक है, गॉट इट। तो ये तीनों सेम हो सकते हैं, लेकिन ये चारों सेम कभी नहीं होंगे, ठीक है, ये भी लिख लो। These 3 can be same, लेकिन ये चारों नेवर सेम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे अगर मैं 1s की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 1s पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एट मैक्स आ सकते हैं किसी भी ऑर्बिटल। अगर मैं 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, तो 1s में चलो पहले ऐसे करते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं और सेकंड इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, ठीक है। इसमें अगर तुम देखो तो 1s का मतलब क्या हुआ? n = 1 हो गया। अच्छा, s का मतलब l = 0 हो गया। अगर l = 0 है तो m भी 0 ही होगा। अच्छा, इसमें अभी आगे की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन भी, सेकंड इलेक्ट्रॉन भी इसी में रहता है, तो क्या होगा? 1 0 0, ये वैल्यूज़ भी सेम आ जाएंगी। अब जो लास्ट वैल्यू है विच इज़ दी स्पिन क्वांटम नंबर, वो इसके लिए लेट्स से +½ है और इसके लिए लेट्स से -½ है। ये -½ या +½ कोई भी हो सकता था, ये -½ हो सकता था, ये +½ हो सकता था, उल्टा भी है, ठीक है। तो तुम देखो, क्या ये सेट और ये सेट सेम है? नहीं, ये सेट और ये सेट डिफरेंट है। हालांकि इसमें ये 3 वैल्यूज़ फिर भी सेम है, लेकिन चारों की चारों वैल्यूज सेम किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी नहीं होंगी, ठीक। गॉट दिस? ओके, तो ऐसा करते हैं, कुछ कुछ की हम वैल्यूज़ लिखते हैं, कुछ की वैल्यूज़ लिखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक। तो एक एक करके देखते हैं भाई। हमारे पास सबसे पहले क्या है? हाइड्रोजन, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो सर इसका Z कितना हुआ? Z = 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन तो किस में भरा जाएगा? इसी में। और मैंने बताया था किस तरीके से भरते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ सुपरस्क्रिप्ट में दिखाते हैं, ठीक। 1s1, अगर मैं इसको डब्बे में रखूँ, मैंने ये बताया था कि ऐसे डब्बे से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इस इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से दिखा सकते हैं। देखो, स्पिन की जब मैंने बात करी थी, शायद मैं बताना भूल गया। देखो, अगर +½ लिख रहा हूँ मैं और -½ लिख रहा हूँ, तो मेरे पास इनको हर बार +½ -½ लिखने की सहूलियत नहीं होती। व्हाट आई डू इज़ आई रिप्रेजेंट देम एज दिस और दिस। तो इसको मैं यूजली अप स्पिन बोल देता हूँ और इसको यूजली डाउन स्पिन बोल देता हूँ, ठीक है। ये अप स्पिन हो गया, डाउन स्पिन हो गया। हालांकि ये भी मेरा ही कन्वेंशन या जिसने भी बनाया उसका कन्वेंशन है, कोई ट्रूथ नहीं है इसमें कि ये अप स्पिन ही है। मैं इसको भी अप स्पिन बोल सकता हूँ, इसको भी डाउन स्पिन बोल सकता हूँ, गॉट इट। लेकिन क्योंकि ये डाउन दिखा रहे हैं तो इसको डाउन स्पिन बोल रहा हूँ, ये अप दिखा रहे हैं तो इसको अप स्पिन बोल रहा हूँ। ये हाफ वैल्यू इसको भी रिप्रेजेंट कर सकती है, इसको। अगर इसने इसको रिप्रेजेंट किया तो ये वाली वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। और अगर इस वैल्यू ने इसको रिप्रेजेंट किया तो ये वैल्यू इसको रिप्रेजेंट करेगी, ठीक है। तो दोनों में से एक वैल्यू एक पर्टिकुलर स्पिन को रिप्रेजेंट करेगी, इतना क्लियर है, ठीक है। तो मैंने चूज कर लिया कि भाई मैं भर ऐसे रहा हूँ। अगर मैं इसको इस तरीके से भी भर दूँ
तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन बाय कन्वेंशन मैं इसको चूज़ इस तरीके से करता हूँ, ये तुम्हारा इस तरीके से। अब जब मैंने ये भर दिया, ठीक है, इसमें अगर मैं सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की बात करूं, 1 n इक्वल टू 1 हो गया, s का मतलब l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 का मतलब m इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें मैं प्लस हाफ माइनस हाफ में से कोई सा भी डाल सकता हूं, तो ठीक है मैं प्लस हाफ डाल रहा हूं, ठीक है, मैं प्लस हाफ डाल रहा हूं, है ना, बी पॉजिटिव इन लाइफ, गॉट दिस, ओके। अगर मैं पूछूं इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें कोई पेयरिंग नहीं हुई अभी तक, ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1। अच्छा, स्पिन याद है मैंने बताया था, स्पिन जो टोटल स्पिन होता है कितना होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंटू हाफ, कितना हो गया 1 इंटू हाफ, हाफ, ठीक है। ठीक है, तो एस हाफ ये हो गया। एच ई, अगर हीलियम की बात हो, Z इक्वल टू 2 है, यहाँ पे क्या होगा 1 s पहला है। अच्छा, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं, तो क्या आ जाएंगे 2 आ जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, 2 आ गया तो इसको डब्बा अगर मैं बनाऊँ इसका तो कैसा आएगा भाई, हाउ विल द डब्बा लुक दिस। अच्छा, दूसरा क्या होगा, इसका ऑपोजिट स्पिन रखना होगा, ये आ गया, क्लियर है। अच्छा जी, ओके। नाउ इसमें अगर मैं देखूं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास, पहले वाले का क्या आएगा 1,0,0, ये क्या आएगा, लेट्स से पहले वाले का प्लस हाफ है, तो दूसरे वाले का क्या आ जाएगा 1,0,0, माइनस हाफ। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 0, ठीक है। और स्पिन अगर मैं पूछूं तो कितना टोटल स्पिन क्या हो गया 0 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर चलो ठीक है, नेक्स्ट क्लियर है। अच्छा, इसी तरीके से मैं लिथियम की बात करूं, लिथियम देखो ध्यान से अगर तुम देखोगे तो मैं इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखता जा रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका है। Z इक्वल टू 3 है यहाँ पे, अगर मैं देखूँ तो यहाँ क्या है 2s2 नहीं 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर चुके हैं, अब इसमें इससे ज़्यादा नहीं आ सकते, तो हम दूसरे वाले पे जाएंगे जो इसके नेक्स्ट है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास। इसको कैसे भर सकते हैं हम, एक तो ये हो गया, ये तो दोनों के दोनों ऐसे आ जाएंगे। तीसरा वाला देखो, तीसरे वाले में अगेन मैं कह रहा हूँ कि मैं ये वाला चूज़ कर रहा हूँ, हालांकि हम तीसरे वाले को ऐसे भी लिख सकते हैं, गॉट इट, ओके। इसमें ये वाले तो हम देख ही चुके हैं, मैं इस वाले के लिए लिख रहा हूँ, थर्ड वाले के लिए अगर तुम देखो क्या आएगा 2 n इक्वल टू 2 है, s मतलब l इक्वल टू 0, l इक्वल टू 0 मतलब m इक्वल टू 0। अच्छा, इसकी क्या है प्लस हाफ माइनस हाफ, कोई सा भी एक ले सकते हैं, मैं यहाँ पे प्लस हाफ ले रहा हूँ, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें 1 हो गया, s इक्वल टू 1 इंटू हाफ हो गया इतना 1/2, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी ले लूँ, ठीक है, 2 तरीके के मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं, स्पिन और एंगुलर, ठीक है, या अजाइमुथल मैग्नेटिक मोमेंट कह लो उसको। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा यहाँ पे 1 कितना आ गया, n इंटू n प्लस 2 होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, n इंटू n प्लस 2 का अंडर रूट, ठीक है। तो 1 इंटू 1 प्लस 2 3, इसका अंडर रूट क्या आएगा अंडर रूट ऑफ 3 विच इज़ 1.73 बोर मैग्नेटॉन, ये मैं बता चुका हूँ, 1.73 इज़ दी वैल्यू, ठीक है। और जो ये यूजुअली ये होता है ना, ये इसका न्यूमेरिकल पार्ट, लाइक द इंटीजर पार्ट, दैट इंटीजर पार्ट गिव्स यू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा जी, अब कहाँ थे हम, लिथियम के बाद बेरिलियम की बात आ गई। बेरिलियम में देखो n इक्वल्स टू 4, सॉरी Z इक्वल्स टू 4 आ गया, यहाँ पे क्या हो गया अगेन 1s2। अच्छा, ये तो 2 भर चुके हैं, अच्छा 2 किस में आएंगे अब, इसमें, ये भी 2 अकोमोडेट कर सकता है तो इसलिए भर दिया, इसमें सिंपल है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं अब, ठीक है। अच्छा, इसमें थर्ड का मैं ऑलरेडी लिख चुका था, इस वाले में मैं फोर्थ का लिख रहा हूँ, सिर्फ फोर्थ का लिख रहा हूँ, हालांकि तुम चारों का लिख लो, लेकिन मैं सिर्फ फोर्थ का लिख रहा हूँ। क्या 2,0, L 0 होगा, L 0 तो M 0। अच्छा, इसमें क्या है, पहले वाले को मैंने प्लस हाफ कह दिया था, तो दूसरा वाला माइनस हाफ हो जाएगा, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, S इक्वल टू 0 हो गया, और जो मैग्नेटिक स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट SMM 0 हो गया, ठीक है जी। अच्छा, बेरिलियम के बाद आ गया बोरॉन। अब यहाँ पर थोड़ी सी कहानी डिफरेंट होने लगती है, ठीक है। अब क्योंकि जो तीसरा रूल है वो अब काम आएगा, अभी तक बताया भी नहीं मैंने वैसे, वो इसीलिए नहीं बताया, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, ये 1s2 आ गया, ये 2s2 आ गया, सिंपल है, तो भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो था वो सीधे 2p था, है ना। अब जो 5वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो इसमें कहलाएगा, हम क्या कह सकते हैं उसको, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 1 2, 4 तो यहाँ हो गए। अच्छा, p जो होता है, p सबशेल जो होता है उसमें, ठीक है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं। अच्छा, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो क्या है, करेक्ट है, तो क्या इस तरीके से लिखना इनकरेक्ट है, नहीं, ये तीनों मैंने क्या बताया था, सेम एनर्जी वाले हैं, ठीक है। और इनमें जो, इसको मैं यूजुअली लिखता हूँ px py और pz, ऐसे लिखता हूँ ना, तो ज़रूरी नहीं है कि कौन सा px है, कौन सा py, कौन सा pz है, बस इनमें से एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा, एंड द इलेक्ट्रॉन कैन बी इन एनी ऑफ दीज, किसी भी एक ऑर्बिटल में हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी हो सकता है, वो यहाँ पे भी, एट अ टाइम एक ही जगह होगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे है थोड़ी देर बाद यहाँ आ गया, नहीं। तो तुम दिखाने के लिए ऐसे भी बना सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, और यू कैन डू इट लाइक दिस, यू कैन डू इट लाइक दिस एज वेल,
ठीक है। लेकिन क्या है, तुम्हारी बुक्स में भी इस तरीके से है, और तुम्हें थोड़ा सा कन्वीनियंट रखने के लिए एक काइंड ऑफ अनरिटन सा रूल मैं बना रहा हूँ, या ये बना हुआ ही है, मैंने भी ऐसे ही पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को हम फर्स्ट वाले में भर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। हालांकि अगर कहीं किसी क्वेश्चन में इसकी जगह वो बीच वाला आ रहा हो, मतलब इसकी जगह ये वाला भी आ रहा हो, तो ये भी ओके है, ठीक है। क्लियर होगी बात? गुड, ठीक। तो इसमें फिफ्थ वाले का पता लिख लेते हैं। हालांकि अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अब तो तुमको लिखना आ ही गया है। 2 हो गया, ये p का मतलब 1 हो गया, और 1 -1 से +1, 3 वैल्यूज़ है, -1 0 1, तो यहाँ पर भी -1 0 1 कोई सी भी एक वैल्यू हो सकती है। मैं यहाँ पे बस -1 ले रहा हूँ और यहाँ पे +½ ले रहा हूँ बस, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 3 हो सकती है, -1 0 1 कोई सी भी एक ले लो, इसमें +½ -½ हो सकता है, मैं +½ ले रहा हूँ। इसके आगे मैं इनकी वैल्यूज़ अब नहीं लिखूंगा, ये जो सेट है तुमको समझ में आ गया कि ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। इनमें से किसी की भी सेम नहीं थी, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? ओके। नाउ अगर मैं इसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इसमें कितना है, 1 है, S = ½ आ जाएगा, और SMM = वही √3 आ जाएगा, √3 Bm, ठीक है। इसी तरीके से अब मैं कार्बन, यहाँ पर हमारा तीसरा रूल काम आएगा। अगर मैं Z = 6 बोल रहा हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 1s2 2s2 2p2। तो ऐसे भरने में तो सिंपल है, हाँ ये ऐसा हो गया भाई, ये 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें आने थे आगे। अब यहाँ पर अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? अब मेरे पास एक डिलेमा है। क्या डिलेमा है? एक तो मैं यहाँ भर चुका हूँ, अब जो दूसरा आएगा वो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा। क्लियर है? मतलब नेक्स्ट वाले ऑर्बिटल में भरा जाएगा या पेयरिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हुंड्स का रूल आया था, देखो इसको, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है। इसके नीचे लिख लेना उसको, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, उसमें लिखो, ठीक है। उसमें लिखो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पेयरिंग है ना, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होगी जब तक सारे के सारे एम्प्टी शेल्स हाफ फिल्ड ना हो जाए, ठीक है। पहले यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भरेगा, और तब जाके जब जितने भर सकते थे सब भर गए एक ही सब शेल के, तब वो नेक्स्ट पे, तब पेयरिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो इसमें, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक प्लेस इन एनी सबशेल unless each and every orbital is half filled, ठीक है। each and every orbital contains single electron। ये हाफ फील्ड समझ में नहीं आता कभी कभी बच्चों को, तो लिखो each and every orbital contains single electron, ठीक है, with same spin। देखो अब अगर मैं इसको भरूंगा तो मैं इसे ऐसे भरूंगा, मैं इसको पेयर नहीं करूंगा। सबसे पहली चीज़ है कि पेयर नहीं होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ सकता है और यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्विवेलेंट है, किसी में भी भर सकते हो, इसमें भी भर सकते हो, इसमें भी भर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं कन्वेंशन ऐसी जस्ट फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस में ऐसे भर रहा हूँ, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, क्या स्पिन इस तरीके से भर सकते हैं? नहीं, ऑपोजिट स्पिन है। अगर मैंने इसे ऐसा भरा है तो नेक्स्ट वाला भी ऐसा ही भरा जाएगा, ठीक है, इसके नेक्स्ट वाला भी ऐसे ही भरा जाएगा। अगर मान लो शुरुआत में मैंने ऐसे भर दिया होता इस तरीके से, तो ये भी इस तरीके से भरा जाता। गॉट दिस? तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ हैं ये, है ना, लेकिन हम भरते इस तरीके से ही हैं, ठीक है। सेकंड वाला यहाँ पे भर रहा हूँ, यहाँ पे भी भरा जा सकता है, मैं कन्वीनियंस के लिए ऐसे भर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अनपेयर्ड कितने हो गए? 2s कितना हो गया? 1, 2 × 1, 2 × ½ 1 हो गया, और SMM कितना हो गया? SMM = 2 × 2 + 2 4, ये आ गया 2√2 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, √8 बोल सकते हो उसको। गॉट इट? अच्छा, अब अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ, नाइट्रोजन में है Z = 7, ठीक है। मैं बाकी और कुछ नहीं लिखूंगा, अब सिंपल ये लिखते हैं, 1s2 2s2 2p2 सॉरी 2p3 हो गया। अब यहाँ पे हमको पता ही है कि भाई हुंड्स रूल जो है वो फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से भरता चला जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो हुंड्स रूल की एक और खासियत है, तुम देखोगे कि इसमें इसका स्पिन बढ़ गया है। अगर पेयर हो गया होता तो स्पिन 0 हो गया होता, और ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी 0 हो गया होता, ठीक है। इसमें भी देखो, तो अगर तुम इसको पेयर करके फिर यहाँ भरते तो सिर्फ S = अनपेयर्ड = 1 होता, S = ½ आता, और ये और भी कम होता, ठीक है। तो तुम हुंड्स रूल की एक और काइंड ऑफ डेफिनेशन लिख सकते हो, एक और तरीका उसे लिखने का, ठीक है। द मोस्ट स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सबशेल, द मोस्ट स्टेबल configuration of electrons, the most stable arrangement, not configuration, the most stable arrangement of electrons in a subshell is the one with the greatest number of spins। उसका स्पिन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर तुम इसमें देखो और इससे जो दूसरा प्रपोज था पेयर्ड वाला दोनों में इसका स्पिन ज़्यादा है, हमने इसको चूज़ किया। इसी तरीके से इसमें और इसके जो और ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं उनमें इसका स्पिन सबसे ज़्यादा है, हमने इसको इसलिए चूज़ किया। वो इसलिए भी समझो कि अगर तुम इनको अलग अलग
और ऑर्बिटल्स में भर दोगे तो इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन कम होगा। रिपल्शन कम होगा तो एनर्जी कम रहेगी, और एनर्जी कम रहेगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। ये ध्यान रखना, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा एंड वाइस वर्सा। ये फिजिक्स केमिस्ट्री हर जगह ट्रू है, ये थंब रूल है। एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी ज़्यादा। क्लियर? ठीक है, ये आ गया। गॉट इट? ठीक है, इसके बाद बस हमें और कुछ नहीं करना, हमें ये 2 चीज़ें लिखनी है। बोर के बाद, अच्छा एन हो गया। एन अब मैं ऊपर वाले मिटा देता हूँ भाई। कितना टाइम हो गया? आई थिंक 1.5 घंटा होने वाला होगा। 1 घंटा 11 मिनट हो गए। अब 2-3 और बचे हैं बस। ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये सब कब करना है मेरे को, ठीक है। तो कुछ नहीं है, सिंपल इसमें से इनको लिखते चले जाओ। क्या है भाई? ये 1s2, 1s2, 2s2, 2p, 4, 1s2, 2s2, 2p, 5, 1s2, 2s2, 2p, 6, ठीक है। इसको अगर तुम देखो तो ये कैसे आएगा? 1 2 3 4। अब 1 2 3 तो भर चुके हैं, अब अगले वाले में जाएगा नहीं, पेयरिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, मैं ऐसे भरा 1 2 3 4 5 ऐसे करके भर सकते हो तुम। और इस वाले में क्या है? सारे के सारे भरे हुए हैं। इसमें 6 आ सकते थे ना मैक्सिमम, तो 6 आ गए, तो ये सारे के सारे भर गए हैं हम, ठीक है। तो क्लियर होगी बात? इसमें अगर तुम देखो अनपेड कितने हैं? अनपेड, अच्छा इस वाले में मैंने लिखा नहीं, जो नाइट्रोजन वाला था उसमें अनपेड 3 थे। S इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/2, और SMM जो आना था, SMM वॉज 3 × 5, 3 × 3 + 2, ठीक है। 3 × 5 मतलब √15 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे अनपेड 1 आ जाएगा, यहाँ पे अनपेड 0 आ जाएगा। S स्मॉल s स्पिन विल बी इक्वल टू 1, स्पिन इक्वल्स टू हाफ, यहाँ स्पिन इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे SMM भी 0 आ जाएगा, यहाँ SMM √3 आ जाएगा, और यहाँ पे SMM √8 आ जाएगा, या 2√2 जैसे भी लिखना चाहो, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट 11वां कौन सा था? 11 Na, ठीक है। तो इसके लिए तुम लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1, ठीक है ना। तो अगर तुम ध्यान से देखो ये किसके करस्पॉन्डिंग है? नियॉन के, ठीक है। तो नियॉन के करस्पॉन्डिंग ये है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? वी कैन ऑल्सो राइट इट एज 3s1, ठीक है। तो ये थोड़ा शॉर्ट बना देता है, इसलिए इस तरीके से हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस देख रहे हो कैसी है? एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये हर बार इसको हम SP नहीं SP SP SD SP, इसको हम रिफ़र करेंगे। क्या सीक्वेंस है देखो, SSP, तो पहले 10 के लिए ये यूज़ होती है, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, ठीक है। इसके बाद होगा 3s 3p 4s, 3s 3p 4s, ठीक है। DPS होगा, DSP नहीं, DPS, ठीक है। कैसे होगा देखो, ये तुम्हारा Na हो गया। Mg की अगर हम बात करें तो Mg की अगर कैसे लिखा जाएगा भाई? Mg विल बी रिटन एज Z Ne, इसमें 3s1 था, 3s2 हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसमें अगर मैं बोलूँ अनपेयर्ड कितना था? 1 था, इसमें अनपेयर्ड कितना है? 0। तो जब मैं अनपेयर्ड लिख रहा हूँ तो उससे तुम्हें उसके स्पिन का भी पता चल जाएगा और उसके स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट का भी पता चल जाएगा। तो हालांकि मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार यहाँ पे, यू विल गेट द जिस्ट ऑफ इट, ठीक है जी। इसी तरीके से हम आगे के लिखते हैं AL का Z इक्वल टू 13। अच्छा, अब जो 6 हैं आगे के उनका सिमिलर सा है, तो उनको पहले एक बार लिख लेता हूँ। Alc प्लस कल R, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो Z इक्वल टू 14 है, Z इक्वल टू 15, Z इक्वल टू 16, Z इक्वल टू 17, Z इक्वल टू 18, ठीक है। ध्यान से इसको देखते चलो। यहाँ पे क्या आएगा? Ne 3s2 3p1, यहाँ पे आएगा Ne 3s2 3p2, यहाँ आएगा Ne
3s2 3p3, यहाँ आएगा Ne3s2 3p4, यहाँ आएगा Ne। देखो इसमें तो मैं तुम्हें कल बता ही चुका हूँ कि ये जो इसका P वाला आएगा, P वाले में इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरा जाएगा, ठीक है। कल हम देख ही चुके हैं इस बात को कि यहाँ पेयरिंग नहीं होगी, यहाँ आएगा, ठीक है। जब तीसरा आएगा तो पहले यहाँ आएगा और फिर उसके बाद जाके जब ये तीनों एक सिंगल भर चुके हैं उसके बाद जाके यहाँ पर पेयरिंग शुरू होगी। तो ये जस्ट दिखाने के लिए बोल रहा हूँ, लिखने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। किसी को अगर याद रखना हो बाद में के लिए तो वो लिख सकता है, ठीक। 3s2 3p6, ये तुम्हारा आर्गन का हो गया, ठीक है, आर्गन का हो गया। गॉट इट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट। इसमें देखो सीक्वेंस तुम्हारी ये वाली आ चुकी है, S और P, क्लियर है। अच्छा, अब मैं आर्गन के बाद अगर लिखूँगा तो क्या आता है, क्रिप्टन कह रहा हूँ, पोटाशियम। पोटाशियम Z = 19 और कैल्शियम Z = 20, ठीक है। Ne, अब देखो सॉरी Ne नहीं, ये जो है ये पूरा का पूरा किसके करस्पॉन्डिंग है, Ar। तो अभी Ar जो है दिस इज़ दी नोबल गैस, है ना। तो हम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसे यहाँ पे था इसके करस्पॉन्डिंग हमने Ne लिख लिया था, नोबल गैस थी, नोबल गैस बाकी सब। फिर यहाँ पे भी नोबल गैस है, उसके आगे का बात होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ca Ar4s2, ठीक है जी। तो यहाँ कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, एक मिनट, यस 20 तक हो गया। अब आगे की बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे स्कैंडियम की। स्कैंडियम का मतलब हुआ Z = 21, इसमें भाई Ar तो आ ही रहा है, अच्छा 4s2 आ चुका है और 3d1 आएगा, ठीक है, क्लियर होगी ये बात। लेकिन अच्छा इसमें मैंने यहाँ पे ना वो नहीं लिखे थे अनपेड, अनपेड यहाँ पर 1 है, यहाँ पर अनपेड 2 है, यहाँ अनपेड 3 है, यहाँ अनपेड 2 है, यहाँ अनपेड 1 है, यहाँ अनपेड 0 है, यहाँ अनपेड 1 है, यहाँ अनपेड 0 है। तो ये भी चाहे तुम लिख लेना, यहाँ पे स्पिन और उसका मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट सबका लिखते हुए चले जाना, ठीक है। तुम्हें फॉर्मूला पता है, n × n+2 का अंडर रूट बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। लेकिन इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखते, अगर कभी भी दर्शाना होगा, तुम्हें लिखना होगा, कहीं पे आंसर लिखना होगा तो तुम्हें हमेशा ऐसे लिखना होगा। क्यों? बिकॉज ये तुम्हारा इनर शेल का है, ये थर्ड शेल का है, और 4 किसका है, 4s किसका है, फोर्थ शेल का है, ठीक है। तो हमेशा इस तरीके से लिखा जाएगा, गॉट दिस, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन विल बी रिप्रेजेंटेड एट द एंड, तो लिख लो। While writing the electronic configuration, while writing the electronic configuration, while writing the electronic configuration, the outermost shell, orbital और subshell, ये outermost shell का subshell या orbital जो भी कहना चाहो वो है, is written at the end of the electronic configuration। भरते वक्त तुम्हारा अहवाव प्रिंसिपल तो फॉलो होगा, लेकिन जब रिप्रेजेंट करोगे तो इस तरीके से करोगे, ठीक है। सब पहले करते चलते हैं। अब देखो शक, अच्छा इसमें n = कितना है, UP = 1, तो यहाँ पे तुम भी कर सकते हो आगे, ठीक है। तो अच्छा अब बात करेंगे शक्ति, Ti Z = 22। यहाँ पे अगर तुम देखो तो हम इसको भरते वक्त कैसे लिखेंगे, 4s2, क्योंकि ये तो फिर पूरा भर चुका है, ये 3d2 आएगा, लेकिन इसे लिखते वक्त हम लिखेंगे 3d2 4s2, यहाँ पे अनपेड जो है वो 2 है, ठीक है। सिमिलरली वैनेडियम की बात करेंगे तो Z = 23 आ जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, Ar 4s2 3d3, यहाँ Ar 3d3 4s2, अनपेड = 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम में थोड़ा सा एक्सेप्शनल सा चीज़ होती है, Z = 24 सॉरी, Ar मैं सीधे ये वाला लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 3d4 4s2, लेकिन ये गलत होगा, इसका एक्चुअली में होता, इसको अगर लिखेंगे तो कैसे आएगा, 4s2 कैसे आएगा ऐसे, और 3d कैसे आएगा, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आएगा नहीं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक गुंजाइश ये है कि ये पेयरिंग होने के बजाय अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि सेम स्पिन के हैं, ठीक है। तो ऐसे जैसे इसमें देखो 5 हाफ फील्ड है ये, तो ऐसे ऑर्बिटल सबशेल्स जो होते हैं, हाफ फील्ड सबशेल्स या फुली फील्ड सबशेल्स जो होते हैं वो दे आर मोर स्टेबल दैन दी अदर्स, ठीक है। उसका रीज़न हम बाद में देख लेंगे, बट दे आर मोर स्टेबल, गॉट इट। तो दे आर मोर स्टेबल, तो इंस्टेड ऑफ, सॉरी इसको ऐसे ही रहने दो, मैं इसको लिख लेता हूँ कि एक्चुअल में कैसा है। एक्चुअली में ये है 3d5 4s1, तो इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन विल बी लाइक दिस,
1 2 3 4। ठीक है, तो आर बी क्लियर अबाउट दिस? ठीक है ना, क्लियर है? ये तुम्हें हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्रोमियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है यहाँ पे। ठीक है, इसमें लाइन लिख लो, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड सबशेल्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, अच्छा इसमें तुम देखोगे इस वाले में तो n यूपी इक्वल्स टू 4 आता, यहाँ पे यूपी इक्वल्स टू कितना आ रहा है 6। ठीक है, तुम लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ, अगर मैं म्यू की बात करूँ 6 × 8 48। ठीक है, अब कहाँ थे हम? क्रोमियम के बाद आ गया तुम्हारा मैंगनीज, z इक्वल्स टू 25। ठीक है, AR 3D5 या उल्टा, हाँ 3D5 4s2। इसमें कुछ नहीं है, इसमें 2 इधर आएंगे 5 इधर आ जाएंगे। ठीक है, फेरस की बात करो तो z इक्वल्स टू 26 आएगा। यहाँ पे अगेन AR 3D6 4s2 Fe z इक्वल्स टू 27 AR 3D7 4s2 कोनी AR 3D8 4s2 कोनी Q। अब फिर यहाँ पे कॉपर में भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे 3D10 भाई 9 आना यहाँ पे 9 आना चाहिए था और यहाँ 4s2 आना चाहिए था, तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ दैट ये आता है। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे तो इट विल बी लाइक दिस 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आने चाहिए थे और 2 यहाँ आने चाहिए थे, तो एक यहाँ इधर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये फुली फिल्ड है इस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल है, इस वजह से इसमें एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन आता है। ठीक है, जिंक Cu हाँ सॉरी Zn इक्वल्स टू 30, ये 30 आ जाएगा तो ये AR आ जाएगा 3D10 4s। ठीक है, यहाँ पे भी तुम देख सकते हो इसके अनपेयर्ड 5 हैं, इसके अनपेयर्ड 4 हैं, इसके अनपेयर्ड 3 हैं, नहीं इसके अनपेयर्ड हाँ 3 है, इसके अनपेयर्ड 2 हैं, इसके अनपेयर्ड 1 है, इसका अनपेयर्ड 0। ठीक है, तो इस तरीके से तुम इसके बोर मैग्नेट्रॉन्स भी, मतलब उसका व्हाट डू यू कॉल दिस, द स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, तुम उसका कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो क्लियर है? तो मैंने तुम्हें कल बोला था क्रोमियम और कॉपर के लिए इसके लिए एक लाइन छोड़ देना, जो भी तुमने लिखा हो उसके नीचे 1-2 लाइन जो छोड़ी थी उसमें ये लिख लेना। ठीक है, तो क्लियर इनफ? ठीक, और अगर तुमसे पूछा जाए कि कौन सा डी का थर्ड 3D में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे 3D4 एग्जिस्ट नहीं करता। देखो 1 2 3 है, फिर 5 है, फिर 5 है, 6 7 8 है और सीधे 10 और 10 है, तो 3D4 और 3D9 दे डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, 3 के उसमें इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। गॉट इट? ओके, अब अगर तुम यहाँ पे देखो SP तो हो चुका था और S और D वो यहाँ पे हो गए, S और D। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस है, चाहे तो तुम उसके तरीके से याद कर लो तो तुम्हें चीज़ें थोड़ी थोड़ी याद रह जाएंगी। गॉट दिस? ओके, व्हाट एल्स इज देयर? अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं थोड़े थोड़े से क्यूट से। अच्छा, इसको मिटा रहा हूँ भाई मैं, है ना, नीचे का मिटाते हैं एटलीस्ट, ताकि हमारे पास स्पेस हो जाए काम करने के लिए। ठीक है, ओके, लेट्स से व्हाट डू वी हैव? ऑल क्वांटम नंबर्स फॉर लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na। अच्छा, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na का क्वांटम नंबर, लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ Na ये रहा। ठीक है, ये कौन से शेल में है? अगर मैं इसका चारों के चारों इलेक्ट्रॉनिक चारों के चारों क्वांटम नंबर्स लिखूँ तो n इक्वल्स टू 3 है, पक्का है ना, n इक्वल्स टू 3 है। S का मतलब क्या हुआ? L इक्वल्स टू 0 हो गया। अच्छा, L इक्वल्स टू 0 मतलब M इक्वल्स टू 0। अब ये जो 1 है इलेक्ट्रॉन, इसका स्पिन प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, मैं प्लस हाफ लिख रहा हूँ। किसी जगह पर अगर प्लस माइनस हाफ भी लिखा देखो तो भी चलेगा। ठीक है, प्लस माइनस हाफ में से कोई सा भी हो सकता है। गॉट दिस? अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये? कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद S इक्वल्स टू प्लस हाफ। अच्छा, क्रोमियम के केस में कह रहा है Z इक्वल्स टू 24। ठीक है, अगर Z इक्वल्स टू 24 के लिए कह रहा है तो हम थोड़ा ये जगह साफ कर देते हैं। ठीक है, ये कह रहा है Z इक्वल्स टू 24 के लिए जिन इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन प्लस हाफ है उनका नंबर बताओ, टोटल नंबर। ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें 2 केसेस आएंगे। कैसे? देखो, आर्गन की अगर हम बात करें तो आर्गन कंप्लीट है, उसमें जितने भी ऑर्बिटल्स या सब शेल्स भरे हुए हैं सब कंप्लीट भरे हुए हैं, तो उसमें से आधे हाफ प्लस हाफ वाले होंगे और आधे
माइनस हाफ वाले। तो आर्गन का कितना होता है भाई, अच्छा यहाँ तो मिटा दिया मैंने, आर्गन का 18 होता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से 9 जो है वो प्लस हाफ वाले हो गए, और जो 9 है वो माइनस हाफ वाले हो गए, ठीक है। बाकी बचे ये, यहाँ पर देखो तो क्योंकि ये अप स्पिन वाले दिख रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि भाई ये हाफ प्लस हाफ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये बात, ये प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्लस हाफ अगर हुआ तो इसमें ऐड कर दो +6, और अगर माइनस हाफ हुए तो यहाँ +6 ऐड कर दो। तो कह सकते हैं कि हमारे इसके 2 आंसर आ रहे हैं, ठीक है। प्लस हाफ में 15 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं। 9 होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 6 है इनका माइनस हाफ है, तो 9 तो मिनिमम है ही ना, तो या तो 9 हो सकता है या 15 हो सकता है ना। क्लियर होगी बात। अच्छा अगर उसने कहा कि मैक्सिमम बता दो, तो मैक्सिमम कहेगा तो ये, और अगर मिनिमम कहेगा तो ये, नहीं तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद दिस स्पिन विल लाई समवेयर इन बिटवीन, ठीक है, विल लाई समवेयर इन बिटवीन। 15 और 9 के बीच में लाई करेगा, मैक्सिमम 15 और मिनिमम 9, ठीक है जी। अच्छा और कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट। अच्छा अभी तुम्हें यहाँ पर हमने एटम्स का लिखा है कॉन्फ़िगरेशन, अगर मैं तुम्हें आयंस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाऊं तो वो कैसे लिखेंगे, देखो थोड़ा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, यहीं पे कर लेते हैं इसको। देखो भाई इसमें किस किस का है, क्रोमियम, फेरस, अच्छा Fe की बात करते हैं। Fe का अगर हम लिखें तो क्या आता है भाई 3d6 4s2, तो अगर इसको बनाएंगे तो क्या आएगा, ये 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने बना लिया अपने आप से, क्योंकि 1 2 3 4 5 तो आता, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरता। हालांकि ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी भर सकते हो तुम, एक जगह पे, यहाँ नहीं तो यहाँ भर सकते हो, लेकिन क्योंकि फिर वही है कन्वेंशन भी नहीं, मतलब कन्वीनियंस की बात है, हम बस डिस्कशन के लिए ऐसे लिख देते हैं। क्लियर होगी ये बात पहली तो, ठीक है जी, ये तो पहला चीज़ हो गया है ना। अच्छा अब हम बात कर रहे हैं कि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, ठीक है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए गए हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब टोटल जितने इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, है ना। अच्छा अभी 2 इलेक्ट्रॉन आउटर वाले ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इनमें से कम हो सकते हैं, ठीक। कहाँ पे होंगे, देखो इसमें एक लाइन लिखो, द इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट टू फॉर्म आयंस, द इलेक्ट्रॉन्स टेकन आउट फ्रॉम द एटम टू फॉर्म आयंस the electrons taken out from the atom to form ions are always taken out from the outermost orbital, तो इसमें आउटरमोस्ट ऑर्बिटल क्या है, ये थोड़ी ना है, सॉरी ये थोड़ी ना है, ये है ना। मैंने क्या बताया था, इसलिए तो हम अच्छा यहाँ उल्टा लिख दिया था क्या मैंने सबने, अच्छा ये वाला देखो, ये सब बाहर वाले लिख रहे हैं ना, तो आउटरमोस्ट 4th शेल है, ठीक है, इसके ऑर्बिटल से ही निकलेगा, तो 2 निकलेंगे तो ये हट जाएगा, इसमें 0 आ जाएंगे, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 4d6 and 4s 0, या इसको क्योंकि 0 है तो हम इसको हटा भी सकते हैं। क्लियर है, तो इसमें ये मामला इस तरीके से आ जाएगा, यहाँ खाली रहेगा और इधर 1 2 3 4, ठीक। अगर मुझे बोलेगा कि इसमें अनपेयर्ड कितने हैं, 4, इसका म्यू बोलेगा तो कितना आएगा, 4 × 6 का √ 24 बोर मैग्नेट्रॉन, है ना। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो सिंपल इनफ है, कुछ भी नहीं है ऐसा इसमें, गॉट इट। अच्छा अगर मान लो मैं ऐसी Fe3+ के लिए बोल देता इसको, ठीक है, Fe3+ के लिए बोल देता तो डेफिनेटली 3d5 ही आता, लेकिन ये 3d5 कैसा आता, 3d5 कैसा आता, कहाँ से निकलता इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, क्या ये वाला निकलता और इस तरीके से रह जाता क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको निकालता हूँ इंस्टेड ऑफ दिस तो हमारे पास हाफ फील्ड आ रहा है। क्लियर होगी बात, तो दिस विल बी द कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं, और इसमें भी फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो सब तुम कैलकुलेट कर सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ। CO3+ की बात करते हैं, तो CO का कितना था पहले देखो, CO का कितना था, गया CO फेक को 27 था, 27 का मतलब हुआ 3d7 and 4s2, ठीक है। इसको लिखने का तरीका क्या आएगा, 1 2, ठीक है जी, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4s2 3d7। इसमें से हमें CO3+ का निकालना है, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो पहले तो यहीं से निकलेंगे आउटर से, तो ये दोनों गए, ये तो 0 हो गया जी। अच्छा अब यहाँ से कहाँ जाएगा, इधर से भी निकाल सकते हैं, इधर से भी निकाल सकते हैं, बट वही मैं कह रहा हूँ जस्ट टू शो, तो इधर से इस वाले को निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, ठीक है। एक सीक्वेंस बनाने के लिए बस हम ऐसा कर देते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुक्स में भी इस तरीके से ही इसीलिए दिया होता है, ठीक। क्लियर होगी बात, तो यहाँ पे 3D ये हो गया। इसमें अगर मैं अनपेयर्ड की बात करूँ तो अनपेयर्ड कितने आ गए, 4, और इसका अनपेयर्ड इसमें भी 4 आ गए ना, इसमें भी 4 आ गए, ठीक है जी। तो इसका क्या हो जाएगा, म्यू = अगेन 24
√24 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है जी। इसी तरीके से मैं Cr की बात करूँ, Cr 3+ है, तो Cr 3+ में Cr का तो यहाँ लिखा ही हुआ है, तो Cr तो ये है। अच्छा 3+ की अगर मैं बात करूँगा तो 3+ में क्या होगा 3d3 4s0, ठीक है, या 3d3 लिख लेते हैं इसका 3d6 आएगा, ये दोनों के, ठीक है। तो अच्छा 3d3 का मतलब क्या हुआ, ये तो खाली है, और इस वाले में कितने हैं भाई 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 ऐसे करके टोटल 3 है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आएगा म्यू इक्वल्स टू, सॉरी म्यू नहीं, अनपेयर्ड इक्वल्स टू 3, तो म्यू इज इक्वल्स टू √3 × 5 15, ठीक है जी। तो अगर मैं इनको अरेंज करना चाहूँ इन द दिस सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग उसमें लगा लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा किसका है, इसका, तो Fe2+ सिमिलर टू CO3+, इट इज़ ग्रेटर देन Cr3+, एंड Fe का कितना है भाई, Fe3+ का तो 5 है, तो यहाँ पे तो गलती से मिस्टेक हो गया, सबसे ज़्यादा ये है Fe3+, ठीक है। तो 6 चौक 24, हाँ ये आ जाएगा तुम्हारा 5 7 5 35, सॉरी नॉट दिस, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू विल बी, इनके मैग्नेटिक मोमेंट के अनुसार मैंने इनको अरेंज किया है, देख लो चाहे, ठीक है ना। ओके, नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम अदर थिंग्स। अच्छा, अब एक बहुत ही मस्त चीज़ है, ये तुम्हें थोड़ी अभी याद तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक आइडिया लग जाना चाहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का करा रहा हूँ, इसीलिए इस पर इतना जोर दे रहा हूँ, इतना टाइम लगा रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में यही इसी पर पूरा का पूरा बेस्ड होने वाला है। इनफैक्ट पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कह रहा हूँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है तुम्हारी, वो इसी पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसे अच्छे से देखना है भाई, गॉट दिस। देखो भाई, मैं तुम्हारे यहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, जो तुमने शायद देखा भी होगा, तुम्हारी केमिस्ट्री की बुक में अभी भी होगा। ठीक है, बहुत ही आड़ा टेढ़ा सा बनेगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम तुम्हारा पीरियोडिक टेबल जो होता है कुछ इस प्रकार के शेप का होता है, अगर तुमने थोड़ा ध्यान दिया हो तो, ठीक है। ये छोटा पतला मोटा हो सकता है भाई, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है उसके बेसिस पे कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा, ठीक। एक एक करके देखते हैं। ये तुम्हारा सबसे पहला है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन, इसका 1s1 होता है ना, ठीक है जी। अगर तुम देखो तो ये फर्स्ट शेल की बात हो रही है, ठीक है, ये फर्स्ट शेल की बात हो रही है। यहाँ पे अगर मैं लिखूँगा शेल होगा, इस लाइन पे यहाँ पे शेल लिखा होगा सब, ठीक है। तो ओके 1s1, यहाँ पर क्या होता है हीलियम, ये क्या हो जाएगा 1s2, ठीक है। तो पहले शेल में 2 ही आ सकते हैं, तो 2 एलिमेंट्स हो गए। दूसरा शेल यहाँ आ गया लिथियम, यहाँ आ गया 2s, ये मैं एंड का लिख रहा हूँ, मैं पूरा नहीं लिखूँगा यहाँ पे, जो लास्ट वाला सब शेल है उसके बारे में। 2s1, यहाँ 2s2, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड शेल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे Na, Mg, ठीक है,
सॉरी, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा 3p, अच्छा यहाँ क्या आएगा 3s1 3s2, यहाँ क्या आएगा 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6। क्लियर है? इसी तरीके से फोर्थ शेल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ आएगा KCA, ठीक है, यहाँ आएगा 4s1 4s2, इधर क्या जाएगा 3d1, यहाँ आ गया ये जिस तरीके से मैं लिखता जा रहा हूँ ना जल्दी जल्दी, ये सारा तरीका तुमको भी याद रखना पड़ेगा। 3d2 3d3 3d5 3d5, यहाँ पे भी ऐसे होगा। हालांकि मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता, इसमें मैंने 3d5 लिख दिया, अदरवाइज मैं यूजुअली 3d4 लिखता हूँ, ठीक है। 3d6 3d7 3d8 3d9 9 भी नहीं 10 लिखो इसको, एंड 3d10, ठीक है। तो क्लियर हुई ये बात? हालांकि मेरा मकसद ये नहीं है कि यहाँ पे एग्जैक्टली कौन सा एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है, बट कुछ एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इसलिए सब चीज़ें लिखवा रहा हूँ। ये लिखो, यहाँ पे 4p आएगा, 4p1 4p2 4p3 4p5 4p5 4p6, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ के मेरे को बहुत सारे याद नहीं होंगे अभी इस मोमेंट पे, हालांकि ये जितने भी याद हैं तुम्हें तो वैसे पूरा पूरा याद रखना है। इसका सबका जो याद रखने का तरीका है मैं बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, क्योंकि इसी पे बेस्ड है वो, इस पर ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करना चाह रहा हूँ, बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5s1 आएगा, यहाँ 5s2 आएगा, ये 5th शेल हो गया, ये 6th शेल हो गया, 7th शेल हो गया। ये तुम्हारा कहाँ पे आता है, ये 6th और 7th में आता है इधर, ठीक है। और यहाँ पे आएगा 6s1, यहाँ पे 6s2 आएगा, यहाँ 7s1, यहाँ 7s2 आएगा, यहाँ पर 4p, ठीक है, 4p1 4p2 4p3, यहाँ पे आएगा 5p1, यहाँ 6p1, यहाँ 7p1। इस तरीके से तुम इसको भरते चले जाओगे। तुम ऐसे भरते चले जाओ। यहाँ पर क्या आएगा तुम्हारी 4d1 4d2 ऐसे करके आएगा, 5d1 और यहाँ पे 6d1, ठीक है। क्लियर होगी बात? एक एक करके इसमें चीज़ें देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जो तुम्हें देखने वाली है वो ये है कि हम कहते थे ना पहले शेल में कितने आते थे 2, दूसरे में 8, याद होगा तुमने जो पहले लिखा था 2 8 8 18 करके लिखते थे ना, तो 2 8 8 18 18 36 ऐसे करके लिखते थे, तो ये वही है। ये जो यहाँ मैं बोला ये दोनों के दोनों इसके बीच में है, यहाँ कहीं पे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितने हो गए, 18 ही हो गए, 14 ही हो गए, ठीक है। 18 जो 2 14 कितने हुए, सॉरी 18 और 14 कितने हुए, 32। तो 2 8 8 18 18 32 32, नॉट 36 36 32 32, ठीक है। क्लियर की बात? पहली चीज़ ये है ध्यान देने वाली। दूसरा कि ये देखो शेल्स हैं, हर शेल में कितने एलिमेंट्स है ये देख सकते हो, या कितने ऑर्बिटल्स है। जैसे इसमें 2 ऑर्बिटल ही आते हैं सिर्फ, सॉरी एक ही ऑर्बिटल आता है तो 2 एटम्स आ गए, 2 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस आ गए, ठीक है। और या फिर हम कह सकते हैं एक ही सबशेल है, यहाँ पर 2 सबशेल हैं, यहाँ पर 2 सबशेल हैं, ठीक है। इस तरीके से तुम देखते चले जाओगे, ये मिल जाएगा, ठीक। ये जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल, चलो इसको सबसे बाद में बताएंगे, पहले इसको देखते हैं। शेल्स हम बता चुके हैं, ओके, सब शेल्स तुम देख चुके हो। यहाँ पर भी ये 4f वाली सीरीज़ है और ये 5f वाली सीरीज़ है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनको बोलते क्या है, ठीक। इसको बोलते हैं 3D सीरीज़, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ना। देखो जो हॉरिजॉन्टल रोज़ होती हैं उनको हम कहते हैं पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज़ जो होती हैं हॉरिजॉन्टल, उनको पीरियड्स कहते हैं, और जो कॉलम्स होते हैं उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो ग्रुप 1 2 3 4 5, मतलब 3 4 5, या ऐसा करते हैं इनके ऊपर ही लिख देते, सो दैट यू आर नॉट कन्फ्यूज एट ऑल। यहाँ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18,
ठीक है। तो ये जो 1 से लेकर 18 तक लिखे ग्रुप्स हैं, ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, ध्यान रखना। मैं और सारे पीरियोडिक टेबल पढ़ाऊंगा अगले चैप्टर में। 18 ये पीरियड्स हो गए, ठीक है। पीरियड जो तुम्हारे हॉरिजॉन्टल होते हैं, ग्रुप जो तुम्हारे वर्टिकल होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। इसे कहते हैं 3D सीरीज़, क्योंकि 3D वाले भर रहे हैं। इसे कहते हैं हम 4D सीरीज़। तो इस वाले को क्या कहेंगे? 5D सीरीज़ कहेंगे। इस वाले को क्या कहेंगे? 6D सीरीज़ कहेंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? 4F सीरीज़, क्योंकि F वालों भर रहे हैं। इसको 5F सीरीज़ कहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये अब इसमें मैं ऐसे कोई वो नहीं बताऊंगा कि इसको ऐसे कोई सीरीज़ है, लेकिन यहाँ से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर ये जो मैं पूरा ये बता रहा हूँ, इसको कहते हैं P ब्लॉक, ठीक है। इसको कहते हैं, ये जो यहाँ से ये जो ये वाला पार्ट है, हालांकि हाइड्रोजन भी इसमें कंसिडर किया जा सकता है, लेकिन करते नहीं हैं। ये क्या हो गया? S ब्लॉक, दिख रहा होगा होपफुली। इस पूरे के पूरे को कहते हैं, ये जो है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं D ब्लॉक, और इसको F ब्लॉक कहते हैं, दोनों मिला के, ठीक है। इसको पूरा ये जो 14 यहाँ है, 14 यहाँ है, टोटल मिला के F ब्लॉक इसको कहते हैं, ठीक है। आई होप आई हैवंट फॉरगॉटन एनीथिंग। कूल, आई हैवंट, ठीक। अब एक चीज़ जो तुम्हारी उसमें थोड़ी बहुत उसका कहीं ना कहीं यूज़ आएगा, वो एक्सेप्शंस का है। ये तुम्हारे स्कूल में पूछा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखा उसमें एक्सेप्शंस किन किन का आता है, ठीक है। तो एक एक तो हम देख चुके हैं। एक तो आता है क्रोमियम का, ठीक है। क्या उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ किस किस का आता है, ठीक है। क्रोमियम का आता है, फिर आता है निकल का, फिर मोलिब्डेनम का, ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है रोडियम का, फिर पैलेडियम, और फिर आर्जेंटम विच इज़ सिल्वर, ठीक है। ये हो गए, ओके। नाउ देन इसमें आता है प्लैटिनम का, AU का, AU इज़ गोल्ड, गॉट इट। ये तुम्हारा लैंथनम हो गया, इसका आता है। ये तुम्हारा एक्टिनियम हो गया, ये आई एम नॉट श्योर विच वन इज़ दिस। ये सीरियम हो गया, इसका आता है, दिस इज़ सीरियम। ये लैंथनम हो गया, ये एक्टिनियम हो गया। फिर इस वाले का आता है, इस वाले का आता है, इस वाले का आता है, ठीक है। और ये गैडोलिनियम हो गया, और ये मेरे को याद नहीं है कौन सा है। एनीवे, पॉइंट इज कि ये और ये भी है, ठीक है। तो इन सब में तुम्हें याद रखने वाले जो है वो ये हो गया, मोलिब्डेनम हो गया, आर्जेंटम हो गया, AU हो गया, और ये दोनों हो गए। इसके अलावा और किसी को याद भी नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिफरेंट होते हैं, नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वुड एक्सपेक्ट देम टू बी, ठीक है। तो सिंपल इनफ, नथिंग एल्स, आई मीन नथिंग टू रियली वरी अबाउट, है ना। अच्छा जी, अब एक लास्ट चीज़ है इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, फिर हम नोट्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में हमने देखा कि जो हाफ फिल्ड है और जो फुली फिल्ड हैं वो दे आर मोर स्टेबल। अभी मैंने एक बताया था ना कि हाफ फिल्ड सब शेल्स और फुली फिल्ड सब शेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, है ना। तो वो क्यों होते हैं वो देखो। पहला 2 रीज़न है इसके। एक तो सिमेट्री है, इस सिमेट्री का क्या लेना देना है, देखो भाई। सिमेट्री में अगर मैं लिखता हूँ तुम्हारा 3D5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ऐसा अगर मान लो हाफ फील्ड है, ठीक है, तो तुम इसमें देखो सिमेट्री है पूरी की पूरी, गॉट इट। इसमें पूरी की पूरी सिमेट्री है। तो ये सिमेट्री इन जनरल हम कहते हैं कि भाई अगर कोई चीज़ सिमेट्रिकल होती है तो ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है ना। इसमें यहाँ पे देखो तुम सारे के सारे एक ही स्पिन के हैं, सारे के सारे, चाहे तुम प्लस हाफ लो, माइनस हाफ लो, अप स्पिन लो, लो स्पिन लो, काउंटर क्लॉकवाइज लो, क्लॉकवाइज लो, कोई सा भी लो, एक ही स्पिन के होंगे। या तो पाँचों के पाँचों ऐसे होंगे या पाँचों के पाँचों उल्टे होंगे, चमगादड़ की तरह लटके हुए ऊपर से, ठीक है। लेकिन पाँचों सेम होंगे, और अगर सेम है तो उसकी वजह से स्पिन ज़्यादा होगा, है कि नहीं। स्पिन ज़्यादा होगा, और हम कल देख चुके हैं कि स्पिन ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। हुंज रूल जो है वो वही बात कहता है, ठीक है जी। पहली चीज़ ये हो गई, ठीक। दूसरा क्या है कि अगर डिफरेंट ओरिएंटेशंस में होंगे, अगर डिफरेंट ओरिएंटेशंस में होंगे तो इनके बीच में रिपल्शन कम होगा, इनके बीच में रिपल्शन कम होगा। भाई अगर देखो लेट्स से ये DXY है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है और एक दूसरा DYZ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उसमें, तो इसके और उस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा। तो क्योंकि इसका और उसका रिपल्शन होना तय है, डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतना रिपल्शन कम होगा, ठीक है। तो रिपल्शन भी कम होता है, इस वजह से ये स्टेबल हो जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है इसमें, ये देखो जब हम अलग अलग ऑर्बिटल्स में भर रहे हैं तो न्यूक्लियस के अराउंड अलग अलग डायरेक्शंस में वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। कुछ अलग अलग डायरेक्शंस में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। अब क्योंकि ये एक साथ नहीं है तो ये एक झुंड नहीं बना पाएंगे। अगर ये झुंड बना पाते तो इसके पीछे, जैसे मान लो यहाँ पे पाँचों के पाँचों होते, इसके पीछे जो इलेक्ट्रॉन होता उसको काफ़ी अच्छे से रिपेल करते, तो ये न्यूक्लियस का जो पुल होता है इसको ये बहुत कम महसूस होता,
दोबारा से बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पर झुंड बना होता तो न्यूक्लियस का पुल इस वाले इलेक्ट्रॉन को कम, ये छठवां इलेक्ट्रॉन है, इन 5 से अलग कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बाहर के शेल का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है जी। तो अगर ये एक साथ कहीं पे होते झुंड बना के, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस का पुल जो होता है वो कम महसूस होता। क्यों? क्योंकि ये तो पुल उतना ही दे रहा है, लेकिन यहाँ पर रिपल्शन बढ़ गया होता। अगर रिपल्शन बढ़ गया तो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसकी तरफ कम हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से क्या होता है, अगर ऐसा होता तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स काफ़ी लूजली बाउंडेड होते न्यूक्लियस के साथ। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन काफ़ी लूजली बाउंडेड होते न्यूक्लियस के साथ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कैसे हैं? बिल्कुल अलग अलग। तो तुम देखोगे जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी काफ़ी टाइटली पुल्ड अप होते हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पर अलग अलग छितरे हुए हैं, रखे हुए हैं अलग अलग, इसको हम कहते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इसको शील्ड नहीं कर पाया ना ये न्यूक्लियस के पुल से, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको शील्ड नहीं कर पाए ना, इस, है ना, कैप्टन अमेरिका की शील्ड वैसी वाली, वो शील्ड की बात कर रहा हूँ, शील्ड नहीं कर पाए ना इसको न्यूक्लियस के पुल से, तो हम कहेंगे इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पुल्ड अप है इसकी तरफ, और जितना ज़्यादा खिंचा हुआ होगा उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन उतना ज़्यादा स्टेबल होगा, उस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से निकालना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा, है कि नहीं। तो ये तो तुम्हारा सिमेट्री वाला पार्ट हो गया। दूसरा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। भाई जब दो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्पिन में होते हैं, दो सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल, ये सिमिलर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हैं, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। अच्छा, इनके उसमें ये मान लो ये 3 नहीं है अभी, ये 2 हैं, तो दीज 2 कैन एक्सचेंज देयर प्लेसेस, ठीक है। ये दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं प्लेस। तो ये जो एक्सचेंज करते हैं, इस एक्सचेंज से भी, इस एक्सचेंज में कुछ एनर्जी लूज होती है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी। इस एक्सचेंज में कुछ एनर्जी लूज होती है जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज एनर्जी, और इस एक्सचेंज एनर्जी की वजह से जो टोटल एनर्जी है वो घट जाती है, ठीक। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही ज़्यादा एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, और जितने ज़्यादा एक्सचेंजेस होंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज एनर्जी होगी, या उतनी ज़्यादा एनर्जी लूज हो जाएगी एज एक्सचेंज एनर्जी, हाँ है ना। और अगर जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज होगी उतना ही ज़्यादा, जितनी ज़्यादा एनर्जी लूज होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो लिखो, कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सबशेल्स, completely filled and half filled subshells are stable because first due to symmetry, due to symmetrical, because due to मतलब because symmetrical distribution of electrons, because first symmetrical distribution of electrons, ठीक है। इसमें लिखो, symmetry is associated with stability, symmetry is associated with stability, and half filled and fully filled subshells, and half filled and fully filled subshells show symmetry, hence the electrons distributed, electronic configuration distributed in them is more stable, ठीक है। दूसरी चीज़ लिखो, since they are in, इसी चीज़ में नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, since they are in different orbitals which are oriented in, since they are in different orbitals which are oriented in different directions, the repulsion between them is least, the repulsion between the electrons is least। इस वजह से भी इसमें एनर्जी कम होती है, या इस वजह से भी ये स्टेबल होता है। तीसरी चीज़ लिखना, इसी पॉइंट पे तीसरी चीज़ लिखना कि since the electrons are distributed around the nucleus, their shielding effect is poor, ठीक है। इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, गॉट दिस, देयर शील्डिंग इफेक्ट इज पुअर, ठीक है। तो हेंस न्यूक्लियस इज एबल टू, या हेंस द पुल ऑफ द न्यूक्लियस, हेंस द पुल ऑफ द न्यूक्लियस is strong on the outer electrons, which provides these electrons stability। भाई जितना ज़्यादा पुल्ड अप होंगे उतना मुश्किल होगा उनको निकालना वहाँ से, है ना, तो स्टेबल रहेंगे अपनी जगह। तो ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इज एक्सचेंज एनर्जी, बिकॉज ऑफ एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। तो लिखो, when two or more electrons
when two or more electrons with the same spin are present in degenerate orbitals, they tend to exchange their positions, and energy is released due to such an exchange, ये इस exchange की वजह से energy release होती है, ठीक है ना. This release energy is called exchange energy, and the loss of this energy provides stability to the subshell या the atom, ठीक है. In half-filled and fully filled subshells, number of electrons having same spin is maximum. यहाँ पे 5 है ना, at max 5 ही तो हो सकते हैं same spin वाले. The number of electrons having same spin is maximum, hence exchange energy is maximum, hence stability is maximum. Done and dusted. Now